सिर्फ जो एजुकेशन दी जाती है वो क्लैरिकल एजुकेशन दी जाती है ताकि बच्चा पढ़ लिख कर एक क्लर्क बने, इसके सिवा कुछ नहीं। लगभग 1.5 से 2 साल हो गया आप अपने बच्चे को घर पे बिठाए हुए हैं। क्या इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि जी इस देश की 65% आबादी युवाओं की है, क्या हम यही चाहेंगे कि हमारा देश अनपढ़ हो जाए? दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद। आप देख रहे हैं सच हेल्दी न्यूज़ चैनल। आज का मुद्दा है शिक्षा का बढ़ता गोल, जिम्मेवार कौन। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं धर्मपाल सैनी जी, जो कि शिक्षाविद हैं, नंदी गौशाला के संचालक हैं और समाज सेवा के कार्य में भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत से समाज सेवा के कार्य ये अक्सर करते ही रहते हैं। तो आइए आज इनसे हम शिक्षा के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार। फैक्ट न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो सर हम सिर्फ कोरोना काल की बात नहीं कर रहे या फिर सिर्फ इस टाइम जो सरकार है उसकी बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान में शिक्षा का इतने अच्छे तरीके से सुधार नहीं हो पाया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अव्वल दर्जे की जो शिक्षा होनी चाहिए थी वो सभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे या किसको जिम्मेवार मानते हैं आप इसके लिए? देखिए, हम जो इस समय शिक्षा ले रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि हम लॉर्ड मकाले की शिक्षा ले रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि एक बच्चा जो अपना पूरा का पूरा 20 साल स्कूलिंग कॉलेज को देता है और ग्रेजुएशन के बाद भी कहता है कि मैं क्या करूं, बेरोजगारी का सबसे बड़ा संकट उसके सामने रहता है, तो हम किसे कहेंगे? हमारी जो दोषपूर्ण शिक्षा है अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही है, आज तक भी इसमें कोई ऐसा बदलाव करने की कोशिश नहीं की गई कि जिसके तहत हम ये कह सकें कि एक हमारा बच्चा स्कूलिंग और कॉलेज की शिक्षा लेने के पश्चात वो अपने पाँव पर अपने आप मतलब खड़ा हो जाए। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। और मैं तो सीधा ये कहूँगा कि क्योंकि सरकार है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें होती हैं। सरकारों ने ही सारा सिस्टम बनाना होता है भी किस प्रकार से हम एक व्यक्ति का विकास कर सकते हैं। तो शिक्षा तो एक अहम पहलू है। तो शिक्षा के ऊपर तो सबसे पहले आप जिस भी कंट्रीज़ को ले लें, जो भी डेवलप्ड कंट्री है, उनके अंदर सरकार शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। लेकिन भारत के अंदर हमें बड़े दुख की बात है कि यहाँ आज भी सिर्फ जो एजुकेशन दी जाती है वो क्लैरिकल एजुकेशन दी जाती है ताकि बच्चा पढ़ लिख कर एक क्लर्क बने, इसके सिवा कुछ नहीं। इस प्रकार से ऐसी कोई एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं है कि बच्चा एजुकेशन लेने के पश्चात अपने आप का डेवलपमेंट कर सके, अपनी कंट्री में अपना योगदान दे सके। तो आजकल जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय के साथ हमें चलना होगा। अब किसी ने नहीं सोचा था भी इस प्रकार से जो ये पैंडेमिक भी आ जाएगी। तो यदि कोई भी व्यक्ति अगर समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं करता तो पीछे छूट जाता है। तो ऑनलाइन का जो कंसेप्ट है मैं कहूँगा कि समय के साथ हमें इसे अपनाना ही होगा। आज कोविड के कारण पूरा का पूरा विश्व बंद है और इसके अंदर बंद के साथ हम लंबे समय तक चल नहीं सकते। तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी हमें अब स्वीकार करना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो पैंडेमिक है अब ख़त्म होगी, आगे कोई और नहीं आएगी। तो हमें अल्टरनेट अपने आप के विकल्प स्वाभाविक सी बात है कि ढूंढने होंगे। ऑनलाइन एजुकेशन, अब सपोज कीजिए कि इस समय कोई भी स्कूल्स एट प्रेजेंट की बात है कि ओपन नहीं है, लेकिन बंद के साथ मेरे पास भी ऐसी कई समस्याएं आती हैं मेरे सामने कि बच्चे जैसे अब आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को भी स्कूल भेजें या ना भेजें, ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा। उनको एक ही चीज़ समझाई जाती है कि आप लगभग 1.5 से 2 साल हो गया आप अपने बच्चे को घर पे बिठाए हुए हैं। क्या इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि जी इस देश की 65% आबादी युवाओं की है, क्या हम यही चाहेंगे कि हमारा देश अनपढ़ हो जाए? हम स्कूलिंग अभी ओपन नहीं हो रही, हम ऑनलाइन के साथ जाना नहीं चाहते, तो अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट तो हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन है। ऑनलाइन को हमें स्वीकार भी करना होगा। तो सर जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो या तो उन्हें इतनी अभी नॉलेज नहीं है या फिर वो कुछ ऐसा देख लेते हैं कि वो टीचर्स या मैडम से कुछ अटपटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसके बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो बिल्कुल बच्चा एक 3 और 4 और 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, अब उस बच्चे के हाथ में इस तरीके से मोबाइल नहीं आना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन ज़रूरी है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन हम अगर कॉलेज की बात करते हैं, अगर हम सेकेंडरी लेवल के बच्चों की बात करते हैं, तो वहाँ बच्चों की नीड है। एक बच्चा जो अभी बेसिक एजुकेशन ले रहा है वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ऑनलाइन कंसेप्ट है, पेरेंट्स के पास थोड़ा समय है, तो कोशिश इतना करें कि वो अपने बच्चे को ज़्यादा जो अपना फिजिकली उसको टाइम दें। ऑनलाइन की वजह जो प्राइमरी की, मैं प्री प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, तो प्री प्राइमरी के अंदर तो जितना हो
सकता है अगर पेरेंट्स भी उसकी फाउंडेशन को एक बार तैयार कर सकता है स्कूल के मार्गदर्शन से। अगर बच्चे को उसके पश्चात कोई उसकी सेकेंडरी लेवल की बात है, कॉलेज लेवल की बात है, वहाँ जो है ऑनलाइन इफेक्टिव है। और रही बात ऐसे आपने कहा कि बच्चों के हाथ में अगर फ़ोन है, देखिए उसके लिए तो एक नई टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी को उसको नहीं पता कि किस प्रकार से उसने इस प्रकार यूज़ करना है, और जो ये अब यूज़ भी कर रहा है कितनी वर्ल्ड वाइड इस बात ये फैल भी सकती है। तो बच्चे हैं तो बच्चे तो नटखट होते हैं, तो किसी प्रकार से कोई सवाल ऐसी बात नहीं पूछ भी सकते हैं टीचर से, ये रहते हैं। तो सर शिक्षा के लिए जो अनाप शनाप फीसें ली जा रही है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? मैं ये कहूँगा कि जो एजुकेशन है ये सरकार को चाहिए कि एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार को मतलब विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर मैं कहता हूँ भारत जैसे देश के अंदर जहाँ 65% युवाओं की आबादी है। आप विदेश के अंदर जाइए, विदेश के अंदर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर क्या है, मैं पीछे पढ़ रहा था कि कोविड के दौरान भी कनाडा और अमेरिका की गवर्नमेंट ने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। हमारे यहाँ तो बच्चे भटक रहे हैं कि किस प्रकार से मतलब कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। ऑनलाइन को हमने कारगर साबित कर दिया, लेकिन अभी तक भी सरकार के पास मैं कहूँगा कि कंप्लीट डाटा नहीं है कि कितने की इफेक्टिव हमने इसको मान लिया है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन का जो महंगा होना, ये सरकार सीधा मैं सरकार के ऊपर ही मैं तो यही कहूँगा कि सरकार के ऊपर ही प्रश्न उठता है। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ अगर बच्चा कहीं भी पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट में पढ़े सरकारी में पढ़े, अगर प्राइवेट में पढ़ता है तो सरकार उसका पे करे, सरकार की जिम्मेवारी है। और हमारा जो एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट अगर हमारा है तो सरकार इसको पूरा करे। कई बार हम देखते हैं कि गरीब बच्चा और इतने इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण वो जो जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जहाँ जिस चीज़ को उन्होंने एक डिटर्मिनेशन, एक लक्ष्य अपना गोल जीवन में ले रखा है, लेकिन पैसे के कारण कई बार मान लो पीछे छोड़ जाते हैं। स्कूलिंग जैसे तैसे पेरेंट्स करवाता है, जब उसको इस प्रकार से कोई भी मैं जैसे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कोई और है, इस प्रकार से जो लाइन फील्ड आते हैं उनके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं। तो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की कितनी महंगी फ़ीसें हैं, उसके पश्चात बच्चा उसको क्वालिफाई भी कर लेता है, फिर उसके पश्चात फीस। सरकार को ऐसे अल्टरनेट निकालने चाहिए कि बच्चे को, अगर बच्चा मान लो किसी भी लक्ष्य को लेकर चलता है तो उस लक्ष्य को साधने में सरकार का साथ होना चाहिए। बच्चे के ऊपर किसी प्रकार के, पेरेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का शिक्षा को लेकर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे धर्मपाल सैनी जी, जिनसे हमने शिक्षा के बारे में तमाम बातचीत की। फिर करेंगे इसी मुद्दे पर बात किसी खास शख्स के साथ। शिक्षा का बंटा गोल, जिम्मेवार कौन? तब तक के लिए बने रहे सच हेल्दी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया दोस्तों।